नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है वारिस। प्रातःकाल का समय था। उजाला रात के अंधेरे को अपने आंचल में समेट रहा था। पक्षी चहचहाने लगे थे। पक्षियों का कलरव प्रातःकालीन समय को और सुहावना बना रहा था। परंतु रूप सिंह जमींदार के घर इस समय मातम छाया हुआ था। उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी कमरे में पलंग पर बेसुध पड़ी थी। निखिल ने रात को घर में खूब तांडव मचाया था। उसने तलवार लेकर अपने पिता रूप सिंह पर कई वार किए। जब बचाव में लक्ष्मी देवी बीच में आई तो उसे धक्का मारकर गिरा दिया। वह उसे एक दो मुक्के ऐसे लगाए जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर उसने पिता को मौत के घाट उतार दिया। इतना सब करने के बाद भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने सारा घर का सामान उठा उठा कर इधर उधर पटक दिया और कुछ तोड़ फोड़ दिया। फिर एक कोने में शराब का जाम लेकर बैठ गया। कुछ समय बाद सूर्य भगवान भी जगत को प्रकाशमान करने के लिए आ गए। सूर्य की रोशनी से सारा संसार प्रकाशित हो गया। वह लोग अपने अपने कामों में जुट गए। कृष्णा रूप सिंह के घर पहुंच गया। वह सुबह पशुओं को चारा डालने और पानी पिलाने का काम करता था। 4 भैंसें भी थी जिनका दूध निकालकर शहर में बेचने भी जाता था। कृष्णा घर का मंजर देखकर हैरान हो गया। घर में खून से लथपथ एक तरफ रूप सिंह का शव पड़ा था तो दूसरी ओर मालकिन बेहोश पड़ी थी और दूसरे कमरे में कुर्सी पर निखिल बैठा हुआ था जिसके सामने टेबल पर शराब की बोतल और एक गिलास पड़ा था। वह मेज पर ही सिर रखकर शायद सो गया था क्योंकि खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। कृष्णा यह सब देखकर घर से बाहर की ओर भाग गया और बहुत जोर से रोने लगा। रूप सिंह के घर एक काम करने वाली औरत सुमन आती थी। वह बाहर ही कृष्णा को मिल गई थी। कृष्णा ने घर की अंदरूनी स्थिति के बारे में सुमन को बताया। इस प्रकार सुमन और कृष्णा ने गांव में लोगों को रूप सिंह के घर की दशा के बारे में बताया। धीरे धीरे इस घटना की आग सुलगती हुई सारे गांव में फैल गई। सरपंच साहब को भी पता चला। लोग धीरे धीरे रूप सिंह के घर आने लगे। सरपंच मोतीलाल जी पुलिस को साथ लेकर रूप सिंह के घर पहुंच गए। पुलिस घर पहुंची देखकर निखिल उठ खड़ा हुआ और उसने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। डॉक्टर को बुलाया गया और लक्ष्मी देवी का प्राथमिक उपचार किया गया जिससे वह होश में आ गई और पति की हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी तथा फिर बेसुध हो गई। डॉक्टर द्वारा उसे दवाई देने को कहा गया। स्त्रियों ने उसके हाथ पैर मलने शुरू किए और फिर होश में आने पर उसे दवाई दी गई तथा दूसरे कमरे में ले जाकर उसे बिठा दिया गया। कुछ औरतें उसके पास बैठ गई। 4 सिपाही निखिल को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले गए। सारी पुलिस की कार्रवाई करने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया तथा 5 दिन का रिमांड ले लिया गया। घर में लोगों का तांता लग गया था। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे तथा गांव की कुछ औरतें लक्ष्मी देवी को चुप कराने में लगी थी। रूप सिंह की तीनों लड़कियां आशा, निशा और उषा जो कि शादीशुदा थी, उन्हें फोन पर संदेश दे दिया गया था। तीनों लड़कियां अपने पतियों सहित आ गई और पुलिस कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद रूप सिंह का दाह संस्कार कर दिया गया। दाह संस्कार के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। लड़कियां 10-15 दिन तक अपने मायके में ही रही ताकि पिताजी के निमित्त सारे काम किए जा सकें। इन दिनों लोगों का आना जाना घर में लगा रहा। एक दिन लक्ष्मी देवी भी औरतों से बातें कर रही थी कि मैंने तो अपने पति को लड़का गोद लेने से बहुत मना किया था, परंतु मेरे पति और सास जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी मानते ही नहीं थे। माँ बेटा दोनों का कहना था कि घर में लड़का जरूर होना चाहिए, तभी वंश चलेगा। वास्तव में आशा, निशा और उषा के जन्म से पहले लक्ष्मी देवी को पहली औलाद लड़के के रूप में ही भगवान ने दी थी।
परंतु उस समय गांवों में ही घर पर ही सयानी औरत द्वारा डिलीवरी करवा ली जाती थी। जन्म के समय जच्चा और बच्चा दोनों ठीक थे, पर ना जाने एक दिन बाद बच्चे को सांस लेने में क्यों दिक्कत हो गई और देखते ही देखते वह मृत्यु की गोद में चला गया। लक्ष्मी देवी की गोद सूनी हो गई। उसके बाद साल बाद लक्ष्मी देवी के यहाँ आशा ने जन्म लिया। खूब खुशी मनाई गई। घर में बच्चे के पैदा होने से रौनक हो गई थी तथा लक्ष्मी देवी और रूप सिंह भी माँ बाप बनने का सुख अनुभव करने लगे थे। फिर 2 साल बाद निशा ने जन्म लिया और फिर उसके 1 साल बाद उषा ने जन्म लिया। रूप सिंह की माँ को यह अच्छा नहीं लगता था कि उसका बेटा 3 बेटियों का पिता बन गया है। लक्ष्मी देवी भी चाहती तो यही थी कि एक बेटा यदि भगवान उन्हें दे देते तो सभी के मुंह बंद हो जाते, परंतु कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। 4 साल तक तो सब कुछ ठीक से चलता रहा, परंतु धीरे धीरे माँ जी ने लक्ष्मी देवी को कोसना शुरू कर दिया। रूप सिंह अपनी माँ से बहुत कहता था कि माँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह तो सब भाग्य की बात है। लक्ष्मी देवी भी बहुत कहती थी कि हम शायद लड़कियों की किस्मत से ही रोटी खा रहे हैं, परंतु माँ ने धीरे धीरे अपने पुत्र के मन में यह बात भर दी थी कि घर में पुत्र का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो यह सारी 40 एकड़ जमीन तथा इतना बड़ा घर, ये सब किस काम का। लड़कियां तो एक दिन शादी करके अपना घर बसा लेंगी, फिर हमारा कौन होगा। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी हो गई। तीनों बहनें पढ़ाई लिखाई और खेलों के साथ साथ घर के काम में भी निपुण थी। पढ़ाई में सदा अव्वल रहने के साथ साथ खेलों में भी उन्होंने ढेरों इनाम जीते थे। बड़ी बहन आशा स्कूल अध्यापिका थी और निशा ने भी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर ली थी। रूप सिंह ने बड़ी लड़की आशा का विवाह नरेश के साथ कर दिया, जो कि एक सरकारी अध्यापक था। निशा की शादी भी किसी अच्छे घर में जमीन जायदाद के मालिक विजय के साथ कर दी गई। इसी बीच रूप सिंह और लक्ष्मी देवी ने माँ के जिद करने पर लड़का गोद लेने की योजना बनाई, जबकि लक्ष्मी देवी तो मना ही कर रही थी कि हम इस उम्र में छोटे बच्चे को पालने की जिम्मेदारी में ना ही पड़े तो अच्छा है। परंतु रूप सिंह ने जैसे तैसे उसे मना लिया और पति और सास के आगे उसकी एक ना चली। इन्हीं दिनों माँ जी की दूर की रिश्तेदार की पुत्रवधू एक लड़के को जन्म देकर चल बसी थी और उसके पुत्र ने दूसरी शादी कर ली थी और उस बच्चे को, जो कि मात्र 2 महीने का था, उसे रूप सिंह और लक्ष्मी देवी ने गोद ले लिया। उसका नाम निखिल रखा गया। तीनों बहनें आशा, निशा और उषा माता पिता के इस फैसले के विरुद्ध थी, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। एक बार फिर रूप सिंह और लक्ष्मी देवी के कंधों पर एक छोटे से बच्चे की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। लक्ष्मी देवी की अब उम्र भी नहीं थी कि वह इस बच्चे को पालने का उत्तरदायित्व संभाल सके, परंतु माँ जी और पति के सामने मौन थी। माँ जी को अपना वंश चलाने की पड़ी थी और रूप सिंह को अपनी जमीन जायदाद के वारिस की जरूरत थी। माँ और पुत्र तो ऐसे कह रहे थे मानो लड़कियां उनकी औलाद ही ना हो। लक्ष्मीबाई और लड़कियों के सामने पिछले 20 सालों की सारी तस्वीर घूम रही थी। जब निखिल मात्र 4 वर्ष का था तो उषा भी दुल्हन बनकर अपने मायके घर से विदा हो चुकी थी। उसका पति राकेश फौज में नौकरी करता था। तीनों लड़कियां अपने अपने घरों में खुश थी। दोनों बड़ी लड़कियों के 2-2 बच्चे थे और उषा का केवल एक ही बेटा था। घर की सारी बातें धीरे धीरे गांव के लोगों के कानों तक भी पहुंच रही थी कि किस प्रकार लक्ष्मी देवी ने निखिल के लिए अपना सारा जीवन लुटा दिया था, परंतु तीनों बेटियां मन से कभी उसे भाई स्वीकार न कर पाई थी। निखिल को घर में बहुत लाड प्यार से पाला गया। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी गई। महंगे से महंगे खिलौने उसे लाकर दिए जाते थे। उसका हर जन्मदिन का समारोह किसी शादी समारोह से कम ना होता। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, उसे उम्र के अनुसार महंगे से महंगा साइकिल चलाने के लिए लाकर दिया जाने लगा।
खेलने के लिए हर तरह का बढ़िया से बढ़िया सामान उसके पास होता। परंतु कहते हैं ना कि ज़्यादा लाड प्यार बच्चे को बिगाड़ने में अधिक भूमिका निभाता है। यही बात जहाँ पर भी रूप सिंह और लक्ष्मी देवी के साथ हुई। निखिल को महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवाया गया, परंतु पढ़ाई के नाम पर वह बहुत नालायक था। स्कूल से कोई न कोई शिकायत रूप सिंह को मिलती ही रहती थी, कभी पढ़ाई ना करने की, तो कभी बच्चों के साथ लड़ने की, तो कभी बच्चों की पिटाई करने की। कभी रूप सिंह को तो कभी लक्ष्मी देवी को स्कूल में जाना पड़ता। रोज रोज स्कूल से मिलने वाली शिकायतों से पति पत्नी तंग आ चुके थे। छठी कक्षा में आने पर निखिल का स्कूल बदलवा दिया गया, परंतु यहाँ भी शिकायतों का वही सिलसिला जारी रहा। 8वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते निखिल कक्षा का डॉन बन गया था। सभी लड़के उससे डरते थे। वह लड़कियों को भी परेशान करने लग गया था। शिक्षा के अधिकार के कानून के कारण उसे स्कूल से निकालना भी कठिन था। इस प्रकार निखिल 8वीं कक्षा के बाद 9वीं कक्षा में दूसरे विद्यालय में चला गया। इधर रूप सिंह उसकी हर मांग पूरी करते। कई बार तो उसकी ऐसी मांग होती जो ना चाहते हुए भी उन्हें पूरी करनी पड़ती। उसकी जिद करने पर उसे मोबाइल लेकर दे दिया गया। अब वह सारा दिन मोबाइल पर ही गेम खेलता रहता। एक मांग पूरी होते ही कुछ दिन बाद दूसरी जिद पकड़ लेता। अब उसकी मोटरसाइकिल लेने की जिद थी। अगर पिता ना लेने की बात पर अड़ते तो आत्महत्या करने की धमकी दे डालता। इस प्रकार उन्हें मोटरसाइकिल लेकर देना ही पड़ा, मरता क्या ना करता। लड़कियों ने पिताजी को समझाया कि इसकी हर जिद पूरी ना करें, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, पर रूप सिंह जी विवश थे। तीनों दामाद भी उन्हें एक दिन समझाने लगे कि अपनी जमीन को बचाकर रखें, परंतु रूप सिंह और लक्ष्मी देवी बिल्कुल लाचार हो गए थे, क्योंकि निखिल को स्कूल से निकाल दिया गया था। उसने आवारा लड़कों के साथ मिलकर, जो कि उससे उम्र में बड़े थे, स्कूल की लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। उसके इस काले कारनामे पर प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया था। वह अब आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा था। जुआ खेलना और लड़कियों के साथ छेड़खानी करना उसके स्वभाव में सम्मिलित हो गया था। माँ जी भी अब काफ़ी उम्र दराज हो गए थे और बीमार रहने लग गए थे। अंतिम दिनों में माँ जी कैंसर की बीमारी से जूझने लगी। उनकी बीमारी पर काफ़ी खर्च हो गया। जो जमा पूंजी थी वह माता जी की बीमारी में लग गई थी। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम क्रियाक्रम के बाद रूप सिंह जी भी तनाव में रहने के कारण बीमार रहने लगे। इधर निखिल उन्हें ज़्यादा परेशान करता था। वह मित्र मंडली के साथ नशे और जुए की दलदल में फंसता ही जा रहा था। उसने पिता को विवश कर दिया कि ज़मीन उसके नाम कर दे, परंतु तीनों लड़कियां पिता को ऐसा करने से रोक रही थी। बड़ी लड़की और दामाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आपको अपने आप संभाल लेंगे, आप किसी भी कीमत पर निखिल को वारिस ना बनाएं। निखिल को इस बात का पता चला। वह उनका दुश्मन बन गया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने जीजा जी पर हमला कर दिया, पर वह किसी तरह बच गए। उसने पिता को ज़मीन बेचने पर विवश कर दिया। उसने रूप सिंह से धीरे धीरे 10 एकड़ ज़मीन बिकवा दी और एक महंगी गाड़ी खरीद ली। जीजा जी और उनके बेटे शिवम को मारने की तरकीब बनाने लगा। मित्रों के साथ मिलकर अपहरणकर्ताओं को खरीदा गया तथा उन्हें मोटी रकम सुपारी के रूप में देने की पेशकश की गई कि शिवम का अपहरण कर लिया जाए और नरेश को जान से मार दिया जाए। रूप सिंह को और ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया गया। जितने पैसे थे सारे रूप सिंह के वे ले गया तथा गुर्गों को सुपारी दी गई। उन्होंने शिवम का अपहरण कर लिया तथा बदले में नरेश से 40 लाख रुपए की मांग रखी। नरेश ने पुलिस को खबर कर दी तो उसे मारने की धमकी दी गई। तब रूप सिंह ने अपनी ज़मीन बेचकर फिरौती देकर शिवम को उनकी कैद से छुड़वाया। रूप सिंह की सारी ज़मीन बिक चुकी थी तथा 4 भैंसों का दूध बेचकर घर का गुजारा चलता था। रूप सिंह और लक्ष्मी देवी चिंता के कारण बीमार रहने लग गए थे।
जो कुछ घर में थोड़ा बहुत पैसा था वह उनकी बीमारी पर खर्च हो गया था। इधर निखिल ने सारी जमीन जायदाद को खत्म कर दिया था। तीनों बहनें भी निखिल को बहुत समझाती थी, पर वह किसी की बात सुनता ही नहीं था। जीजों को भी वह अपमानित कर देता था। रूप सिंह के दामाद तो अब अपने ससुराल में आते ही नहीं थे, लेकिन बेटियां अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती थी। सभी उस दिन को कोसते थे जिस दिन वारिस के दृष्टिकोण से निखिल को गोद लिया था। तीनों बहनें और लक्ष्मी देवी तो शुरू से ही रूप सिंह और माँ जी के इस निर्णय के खिलाफ थे, परंतु अब कुछ नहीं हो सकता था। कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। वारदात वाले दिन से 2 दिन पहले भी निखिल ने अपने पिता से खूब लड़ाई की थी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मैंने किसी का देना है। रूप सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूँ, परंतु निखिल किसी भी कीमत पर मान नहीं रहा था। शायद वह जुए में हार गया होगा और उसके साथी उसे मारने की धमकी दे रहे होंगे या उसे तंग कर रहे होंगे कि अपने पिताजी से कहो कि वह भैंसें बेच दे, परंतु रूप सिंह किसी भी कीमत पर भैंसों को बचाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि रोटी कहाँ से खाएंगे। उसी बात को लेकर माँ बीच में आई तो उसे मुक्के मारकर गिरा दिया और घर में पड़ी तलवार से पिता पर वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। आज रूप सिंह की मृत्यु को 10 दिन हो चुके थे। गांव में बने कमेटी हॉल में दोपहर 1 बजे रूप सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। सब आ गए। तीनों बेटियां, तीनों दामाद तथा अन्य रिश्तेदार आए हुए थे। आसपास के गांवों के गण्यमान्य लोग तथा अपने गांव के निवासी भी उपस्थित थे। सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। रूप सिंह की 3 बेटियों के रूप में औलाद होते हुए भी उम्र के आखिरी पड़ाव में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। शोक सभा में सभी कार्य रीति रिवाज संपन्न होने के बाद गांव के सरपंच मोतीलाल जी को श्रद्धांजलि के रूप में चंद शब्द बोलने के लिए कहा गया। ज्यों ही मोतीलाल जी कुछ कहने के लिए मंच पर उपस्थित हुए, उसी समय पुलिस वाले उच्च अधिकारियों की आज्ञा से निखिल को हथकड़ी लगाए हुए लेकर उपस्थित हुए और एक और खड़े हो गए। मोतीलाल जी ने अपने श्रद्धांजलि के भाषण में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि रूप सिंह जी बहुत ही हंसमुख, स्पष्टवादी और ज़रूरत पड़ने पर सभी की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गांव के विकास में बहुत योगदान दिया है। हम सब उनके बहुत आभारी हैं, परंतु उन्होंने जिंदगी के आखिरी पड़ाव में वारिस की खातिर लड़का गोद ले लिया। यदि वह लड़का चाहता तो इस परिवार में रहकर और पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकता था, क्योंकि रूप सिंह को बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी तीनों पुत्रियों को भी खूब पढ़ाया लिखाया है। निखिल भी अच्छा इंसान बनने के साथ एक उच्च पद पर कार्यरत हो सकता था और सारी ज़मीन का मालिक हो सकता था, परंतु उसने गलत रास्ता चुना और अपने पिता को मारकर अपनी बहनों और माँ को खून के आंसू रुलाने के लिए छोड़ दिया है। भगवान से हम सभी की प्रार्थना है कि हमें ऐसा वारिस ना दो। हमें ऐसा वारिस नहीं चाहिए, हमें ऐसा वंश चलाने वाला नहीं चाहिए। इससे अच्छी वारिस तो लड़कियां साबित हो सकती हैं। भगवान रूप सिंह की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हम सबको सद्बुद्धि दे कि लड़कियों के होते हुए ऐसे वारिसों को ना अपनाएं। निखिल शर्मिंदा हो रो रहा था, मानो पश्चाताप कर रहा हो, परंतु पुलिस मुलाजिम उसे गाड़ी में बैठा कर ले गए और उसका चेहरा कपड़े से ढक दिया, मानो कठोर सजा भुगतने के लिए तैयार कर दिया। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कृपया बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।